हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारा स्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का डे 20 है और आज की क्लास में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग वीडियोज़ का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 382 से। Which ratio indicates proportion of owners funds to total funds invested in business? तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस में ओनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल फंड्स से। ऑप्शंस हैं आपके पास, डेट इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी रेशियो। देखो, जो इक्विटी रेशियो है ना, वो ओनर्स फंड कि बिजनेस में कितने ओनर्स फंड्स हैं इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड, तो आपको ये बताता है इक्विटी रेशियो। और इक्विटी रेशियो को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। सुना होगा आपने प्रोप्राइटरी रेशियो, तो इसको प्रोप्राइटरी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो इक्विटी रेशियो का ये फॉर्मूला हो गया। ओनर्स फंड्स, ओनर फंड क्या होते हैं? जो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं उसको बोलते हैं ओनर्स फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान? इनमें से कौन सा प्लान ऐसा है जो कंपनी बार बार यूज करती है, जो सिंगल प्लान नहीं है? देखो, सिंगल यूज प्लान क्या होता है? सिंगल यूज प्लान वो होता है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार बनाया जाता है, जैसे प्रोग्राम्स हो गए, बजट है या फिर प्रोजेक्ट है। तो इनको सिर्फ सिंगल टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, इनको दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है इनको। लेकिन जो पॉलिसी है, तो पॉलिसी ऐसी है जो कंटिन्यूसली यूज़ होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं बार बार, तो ये सिंगल यूज़ प्लान नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, द प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच कंपनी चार्ज द सेम प्राइस प्लस freight to all customers regardless of their location is known as। देखो, जब कंपनी सब कस्टमर्स से सेम डिलीवरी प्राइस चार्ज करे, सबसे सेम प्राइस चार्ज करेगी, चाहे उसका लोकेशन कहीं पे भी है, तो उस केस में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं, होमोजीनियस बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, कॉन्स्टेंट जोन प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग या फिर यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। देखो, यूनिफॉर्म जो डिलीवर्ड प्राइसिंग है, इसमें कंपनी ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ना एवरेज करके सबसे सेम प्राइस चार्ज करती है, चाहे आपकी लोकेशन कहीं पे भी है, सेम प्राइस चार्ज लगेगा। चाहे आपका जैसे दिल्ली से हम डिलीवर कर रहे हैं गुड्स को, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली में ही अगर हमें कहीं गुड्स भेजना है तो भी सेम चार्ज लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, और अगर हमें दिल्ली से जयपुर भेजना है तो भी वही चार्ज लगेंगे, क्योंकि कंपनी एवरेज बेसिस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको लेती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो? कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कौन सा रेशियो मेजर करता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है कि क्या कंपनी फ्यूचर में अपने बड़े बड़े लोन्स को पे कर पाएगी, ये बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। ऑप्शन ए है अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो, जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने की एबिलिटी को बताता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या बताता है? अर्निंग पर शेयर रेशियो बताता है कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स क्या है, कितनी है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। और कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, कैसी एफिशिएंसी है, तो वो मेजर करता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ऑप्शन ए, एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 12%। मीन्स जो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट की रेट 12% होती है? नहीं होती। कॉल्स इन एरियर पे रेट होती है 10%।
तो ये रॉन्ग है ऑप्शन। ऑप्शन बी, एज पर टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांसेज इज 10%। ये भी गलत है क्योंकि कॉल्स इन जो एडवांस है उस पर 12% है। लॉस ऑन री इश्यू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो कंपनी ना जितना अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिट कर चुकी है उससे ज़्यादा लॉस अलाउ नहीं करती री इशू पर। री इशू जो री इशू है शेयर्स, उन पे केवल कंपनी उतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना उसने फॉरफिट किया है, उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करती, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर इश्यूड टू एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट। मीन्स जो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनकी स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल स्किल और कंट्रीब्यूशन के बदले दिए जाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम को किस पर्पज़ के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए है राइट ऑफ एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। देखो जो फिक्स्ड असेट सेल करने का जो लॉस होता है वो एक कैपिटल लॉस है, और कैपिटल जो लॉस है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है। राइट ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर, तो रिवेन्यू नेचर को भी हम इससे लॉस को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों सेट ऑफ नहीं कर सकते? क्योंकि रिवेन्यू नेचर का लॉस कौन सा होता है? जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जैसे बिजनेस चलाते हैं तो उसमें जो लॉस होता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू नेचर लॉस। तो इसको भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करते। ऑप्शन सी, राइट ऑफ द एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जब डिबेंचर्स को हम इशू करते हैं तो उस टाइम जो भी डिस्काउंट देते हैं या जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उस अमाउंट को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, इसलिए राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन वर्थ ₹2,88,000 इन लिeu ऑफ इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड विल बी। तो क्वेश्चन में देखो ये पूछा है कि एक मशीन है उसको परचेज की है 2 लाख रुपये 2,88,000 में, लेकिन कैश में परचेज नहीं की, परचेज किया है डिबेंचर्स को इशू करके। डिबेंचर्स के बदले हमने मशीन परचेज की है, और जो 100 रुपये का जो डिबेंचर है उसको हमने 4% डिस्काउंट पे दिया है, मतलब 96 रुपये पे इशू किया है एक डिबेंचर। तो आपको बताना है कि कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे मशीन परचेज करने के लिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अमाउंट है मशीन का और डिवाइड कर देंगे हम इशू प्राइस से, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन कैश इन फ्लो ऑफ कैश। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें एक्चुअल कैश या तो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? कौन सी ट्रांजेक्शन से इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है एक्चुअल कैश, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है डिपॉजिटेड 20,000 इनटू बैंक। तो आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है, तो इसमें एक्चुअल में कैश का फ्लो नहीं हो रहा, कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जो कैश है उसको सिर्फ आपने कन्वर्ट किया है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके। तो कैश अकाउंट कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ कैश का फॉर्म चेंज हो रहा है, इसलिए ये कैश फ्लो नहीं माना जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 7400 एट अ लॉस ऑफ 900। तो फर्नीचर बेचा और उसके बदले कैश रिसीव किया, तो इसमें रियल कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो ये इसका सही ट्रांजेक्शन है, इसमें फ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी है कन्वर्टेड 1,09% डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन है, कैश का ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट, तो बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया है, सेम इसमें ना तो कैश का इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, सिर्फ कन्वर्जन है कैश फॉर्म का, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है when one party grants the right to use the assets to the other party in return for a
पीरियोडिक पेमेंट, इट इज़ नोन एज। तो जब एक पार्टी अपनी असेट्स को दूसरी पार्टी को यूज़ करने का राइट देती है और बदले में कुछ रेगुलर पेमेंट भी लेती है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स या डेट्स? तो बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब ओनर अपनी असेट्स को यूज़ करने के लिए किसी दूसरी पार्टी को दे देता है और बदले में क्या लेता है? लीज पेमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ। तो जो सेल्स बुक का टोटल होता है वो कहाँ पे उसको पोस्ट किया जाता है? डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट या नन ऑफ दिस? तो देखो, जो सेल्स बुक का जो टोटल होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं सेल्स अकाउंट में। तो कौन सा, ये कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका ट्रांसफ़र होता है सेल्स अकाउंट में। नेक्स्ट, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट सिक्योरिटी रेशियो एंड इंक्रीजिंग इन करंट रेशियो। तो कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे जो डेट इक्विटी रेशियो है वो तो डिक्रीज हो जाएगा और करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा? तो किस ट्रांजेक्शन से दोनों रेशियोज पे इफेक्ट पड़ेगा? तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो किस केस में कम होगा? जब या तो इक्विटी बढ़ जाएगी या फिर जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो इक्विटी की कंपैरिजन में कम हो जाएंगे, तो उस केस में डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन करंट रेशियो, तो करंट रेशियो कब इंक्रीज होगा? करंट रेशियो तब इंक्रीज होगा जब करंट एसेट्स हैं वो बढ़ेंगी इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटीज़, या फिर करंट लायबिलिटीज़ कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू करंट एसेट्स, तो उस केस में आपका करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ट्रांजेक्शन से दोनों रेशियोज पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, मतलब डेट बढ़ रहा है। ठीक है, डेट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना क्या चाहिए था? बढ़नी चाहिए थी इक्विटी, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को इशू किया कैश के बदले, तो यहाँ इक्विटी इंक्रीज हुई, तो इक्विटी हमें इंक्रीज चाहिए थी, तो ये सही है। फॉर कैश, कैश भी बढ़ा है इसका मतलब, तो कैश बढ़ा है तो करंट एसेट्स भी बढ़ गए, तो करंट रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, पर्पोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज शोन अंडर विच हेडिंग। तो जो पर्पोज डिविडेंड है उसको बैलेंस शीट के किस हेडिंग में शो किया जाता है? देखो, पर्पोज डिविडेंड क्या होता है? पर्पोज डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देने का प्रपोजल पास किया है, मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई, सिर्फ प्रपोजल पास किया है, तो उसको बोलते हैं पर्पोज डिविडेंड। और ऐसे आइटम को हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में अंडर कंटीजेंट लायबिलिटीज़। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि हम इसको कंटीजेंट जो लायबिलिटीज़ है वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।